बोसॉन्स में और फर्मियॉन्स में पार्टिकल्स। उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज याद करी और मैं समझता हूँ आपने रिवाइज कर भी ली होंगी और हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाए। तो यहाँ पे हमने बोसॉन्स और फर्मियॉन्स में डिवाइड किया पार्टिकल्स को। इनके जो चार्जेस हैं प्लस माइनस और जीरो जो चार्ज हैं वो साथ में लिखे हुए हैं, तो चार्ज आपको साथ में याद हो गए। उसके बाद अगर स्पिन की बात करें तो स्पिन ऑफ बोसॉन्स इज इंटीजर, फोटोन का 1, ग्रेविटॉन का 2 और बाकी सभी मैसॉन्स का 0 इंक्लूडिंग देयर एंटी पार्टिकल्स। फर्मियॉन्स की बात करें तो फर्मियॉन्स में हाफ और इंटीजर स्पिन होती है, सभी की हाफ है एक्सेप्ट ओमेगा माइनस एंड इट्स एंटी पार्टिकल जिसकी 3/2 है, तो स्पिन हमें याद हो गई। उसके बाद हमने कहा लेप्टॉन नंबर, जो लेप्टॉन्स हैं जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वाले लेप्टॉन्स हैं इनका लेप्टॉन नंबर +1, इनके एंटी पार्टिकल्स का -1 और बाकी सबका 0। जहां तक बैरियंस की बात है तो बैरियन आपके हो गए न्यूक्लियॉन और हाइपरॉन, जो आपके फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा नॉट और सिग्मा, साई, ओमेगा। फर्स्ट रो वाले का बैरियन नंबर +1, उनके एंटी पार्टिकल्स का -1, बाकी जो इनके अलावा पार्टिकल्स हैं, अदर पार्टिकल्स क्योंकि वो बैरियन नहीं है, उनका बैरियन नंबर 0। उसके बाद हमने बात करी स्ट्रेंजनेस नंबर की। स्ट्रेंज पार्टिकल्स केवल वो हैं जो यहाँ पे हैं के मैसॉन्स और हाइपरॉन्स। तो के मैसॉन्स में के प्लस का +1 स्ट्रेंजनेस नंबर, के माइनस का -1 क्योंकि उसका एंटी पार्टिकल है, के नॉट का +1, के नॉट बार का -1, बाकी सभी हाइपरॉन्स का नेगेटिव है। लैम्डा नॉट का -1, तीनों सिग्मा का -1, दोनों का -2, ओमेगा का -3 और इनके एंटी पार्टिकल्स का प्लस। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, ऐसा है। तो मैं क्या बता रहा था आपसे कि स्ट्रेंजनेस नंबर, तो स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो हम बार बार रिवाइज करेंगे के मैसॉन और हाइपरॉन्स का। उसके बाद हमने कहा पैरिटी, पैरिटी बोसॉन्स एंटी बोसॉन्स की ऑड, पैरिटी फर्मियॉन्स की इवन, एंटी फर्मियॉन्स की ऑड, एक्सेप्ट लेप्टॉन्स बिकॉज लेप्टॉन्स आर वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, उनकी पैरिटी नहीं होती है और साथ में ग्रेविटॉन की पैरिटी भी नहीं होती है। इसके बाद अगर बात करें आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट की, तो आइसोस्पिन को हमने कहा सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट में आप इसे बाइफरकेट कर दो और उनके हिसाब से जो है आप आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट हमने निकाले। तो इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जो रिवीजन है ये तो हम बार बार करते रहेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ये, इसमें करीब करीब सभी मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। यहाँ पे जो लास्ट 2 कॉलम्स हैं, एक प्रिंसिपल डीके और एक लाइफ लाइन, अगर हम इनको फोकस करें। अच्छा इसके हाँ, तो ये भी रह गया, इसे बताना है। अच्छा इस वाली स्लाइड में जो है इसको नोट करो आप, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर किसी न्यूक्लियाई में कोई जो है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिकल्स है तो कोई बात नहीं, पार्टिकल्स के लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन मान लो अल्फा डीके है, बीटा डीके है, कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे न्यूक्लियाई भी है और पार्टिकल भी है, तो ऐसे में आप कंजर्वेशन लॉस करोगे। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया है पहले भी। तो चार्ज कैसे करोगे, तो अगर एटॉमिक नंबर, अगर आपका एर्टिकल का तो चार्ज आपको मैंने समझा दिया है, जितने पार्टिकल्स उनका चार्ज साथ में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियाई है तो चार्ज उसका वही होगा जो उसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने उसका चार्ज है। अगर बैरियन नंबर की बात करें तो यही मैंने आपको बताया था कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी मास नंबर है, उतना ही बैरियन नंबर है। इस बात को आप लिख लो क्योंकि मैंने पिछली क्लास में लिखवाया नहीं है। चार्ज होगा इक्वल टू जेड, बैरियन नंबर होगा इक्वल टू मास नंबर। लेप्टॉन नंबर 0 होगा किसी भी न्यूक्लियाई का, क्योंकि उसमें केवल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, वो एटॉमिक रिएक्शन नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन, फिनोमेना न्यूक्लियर का हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें वेदर बोसॉन्स और फर्मियॉन्स स्पिन की बात करें, तो अगर उसकी स्पिन निकालनी है पूरे न्यूक्लियाई की, हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं फिलहाल, जे की बात नहीं कर रहे, जे इसके नीचे है। तो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन की बात करें तो वो ए पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ए इवन है तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो टोटल आएगा वो इंटीजर आएगा, और अगर आपका ए ऑड है तो वो हाफ ऑड इंटीजर आएगा। उसके बाद अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें एम्पिरिकल की, तो वो सेल मॉडल्स जो हमने निकाला था वैसे ही आप निकाल लोगे फॉर द ग्राउंड स्टेट। स्ट्रेंजनेस नंबर 0 होगा क्योंकि न्यूक्लियाई में केवल न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं जो कि स्ट्रेंज नहीं होते। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल्स, देयरफॉर देयर स्ट्रेंजनेस नंबर इज 0। उसके बाद बात करें थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की, ये चीज आप लिखो, ये अलग है। अगर किसी पार्टिकल का थर्ड कंपोनेंट है तो उसको हमने सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट से निकाला था पहले आइसोस्पिन, और उसका थर्ड कंपोनेंट -I2 + I विद डिफरेंस ऑफ 1। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियाई के लिए थर्ड कंपोनेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन 2 कर देंगे। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन 2, तो उससे उसका थर्ड कंपोनेंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला केवल थर्ड कंपोनेंट का है और हमारे पास कोई भी फॉर्मूला आइसोस्पिन का नहीं है। नो फॉर्मूला फॉर आइसोस्पिन फॉर एनी न्यूक्लियाई। अब यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियस की बात हो रही है, पार्टिकल्स की हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ किसकी बात हो रही है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में आपके पास न्यूक्लियाई हो तो हम कैसे कंजर्वेशन ला रहे हैं।
उसके बाद तो अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लो, लेट्स से लिथियम 7 3, अगर आपको इसका थर्ड कंपोनेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 4 है बाई 2, तो इस वाले न्यूक्लियाई के लिए जो थर्ड कंपोनेंट आएगा वो -12 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी, और हम थर्ड कंपोनेंट क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि मैंने फिर से कहा आपको, हम ये सब चीजें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हमें कंजर्वेशन लॉज में ये सब कंजर्व कराने होते हैं, जिसके लिए हमें याद करना है। लास्टली यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, आप सब इसे लिख रहे हैं ना, सबके सब इसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास नोट है फॉर ड्यूट्रॉन 1h2 एंड अल्फा पार्टिकल, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि I3 का तो फॉर्मूला है, तो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनके लिए I3 तो 0 हो गया। लेकिन अगर I की बात करें तो हम कह चुके हैं कि I के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, I को हमें याद ही करना पड़ेगा, तो हम सभी न्यूक्लियाई का I नहीं याद कर सकते, तो फिर हम किसका याद करें? तो ज्यादातर हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं उसमें ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उनका कम से कम याद कर लो कि अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के लिए जो I की वैल्यू है, आइसोस्पिन की वैल्यू है, वो कितनी होगी? इन दोनों के लिए I की वैल्यू भी 0 है, और थर्ड कंपोनेंट तो फॉर्मूले से आ रही है Z - n/2, इसकी 0 होगी। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया हो तो आगे चलें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपका लास्ट 2 कॉलम्स। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि ये जो प्रिंसिपल डीके है, प्रिंसिपल डीके वाला जो कॉलम है, जो यहाँ पे सेकंड कॉलम है, सामने फर्स्ट कॉलम में पार्टिकल्स लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में प्रिंसिपल डीके। प्रिंसिपल डीके का मतलब ये है कि कौन से पार्टिकल्स स्टेबल हैं। जो पार्टिकल्स स्टेबल हैं उनकी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि ग्रेविटॉन, फोटोन, ग्रेविटॉन, उसके अलावा न्यूट्रिनो, तो चाहे वो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन वाला हो, उसका एंटी पार्टिकल हो, न्यू वाला हो और उसका एंटी पार्टिकल हो, उसके अलावा टॉ और उसका एंटी पार्टिकल हो, ये होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हो, एंड लास्टली प्रोटॉन और उसका एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन। इन सब की जो लाइफ टाइम होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये किसी और में डीके नहीं होते हैं। जब तक रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर ये फ्री है तो दे विल नॉट डीके टू एनी अदर पार्टिकल। इसीलिए इन सब के सामने स्टेबल लिखा हुआ है। न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो तीनों के स्टेबल, इलेक्ट्रॉन के सामने स्टेबल लिखा हुआ है, और लास्ट में प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन के सामने भी स्टेबल लिखा हुआ है, और उनके सामने लाइफ टाइम इनफाइनाइट है। एक तो बात हो गई ये, इन सबके सामने इनफाइनाइट आएंगी। अब ये क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और समझो। इसकी अगर बात करें, अभी हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम जो है डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। उन चारों इंटरेक्शन में डिफरेंसेस होते हैं, और जो कंजर्वेशन लॉज है उनसे आपको आप डिफरेंस बताओगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक डिफरेंस ये भी है कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक डिफरेंस यहाँ पे ये भी है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए, ये आपको, ये अगर ये आप लिख नहीं पाओगे, ये तो फुल जो टेबल है वो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, उसमें आप उससे आप लिख लो, यहाँ फिलहाल समझो। ठीक है, तो मैंने एक तो बताया कि स्टेबल पार्टिकल्स कौन से हैं जिनकी लाइफ टाइम इनफाइनाइट है। प्रोटॉन कभी भी डीके नहीं होगा, क्योंकि फ्री प्रोटॉन कभी डीके नहीं होगा। ठीक है, जो हम रिएक्शन लिखते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो, ये इनसाइड न्यूक्लियस होती है, ये इनसाइड न्यूक्लियस होता है। ये फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके इनटू न्यूट्रॉन। तो इनसाइड न्यूक्लियस का मतलब आपका कोई न्यूक्लियाई वाई में डीके हुआ और साथ में बीटा प्लस डीके हुआ, तो यहाँ पे आपका जो है इस एक्स के इनसाइड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, लेकिन फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके। तो ये बात बताइए, तो आप इस टेबल को पूरा नहीं कर लिख पाओगे, क्योंकि हम पूरी टेबल देख चुके हैं, वहीं से आप देखो क्या करना है। इसको मत लिखोगे, इसको लिखोगे तो पता चला 15-20 मिनट यहीं निकल जाएंगे। ठीक है, आप समझो केवल। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो बॉक्स है ये क्या लिखा हुआ है, ये 10 की पावर्स लिखी हुई है। मैं कहना चाह रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट। तो कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग से हो रही है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर वो स्ट्रॉन्ग से हो रही है तो वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है, जिसको लेट से हम टॉ से डिनोट कर दें, तो उसकी जो लाइफ टाइम होगी वो कितनी होगी? लेस देन 10⁻⁻22 सेकंड्स। तो जो भी रिएक्शन इस ऑर्डर की होगी उसका लाइफ टाइम इस ऑर्डर, यानी इतने टाइम के बाद, इतने टाइम में अगर रिएक्शन हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है तो इंटरमीडिएट होगी, उसका टाइम इंटरमीडिएट होगा, और वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के मुकाबले स्लो होगी उसके मुकाबले। तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम है वो हम कह रहे हैं 10⁻21 से लेकर 10⁻14 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट रिएक्शन इतने टाइम हो जाती है। उसके बाद जो वीक इंटरेक्शन है वो जो है स्लो होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो वीक वाली जो इंटरेक्शन है वो क्या होगी? उसे हम कह सकते हैं कि इट्स लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन 10⁻13 टू लेट्स से 10⁻3 सेकंड्स। 10⁻3 सेकंड्स वाली कौन सी होगी? जहाँ पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, तो न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन कैन डीके इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है 1000 सेकंड्स के आसपास होती है, ये हम कह सकते हैं 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये वाली आप देख सकते हो न्यूट्रॉन के सामने यहाँ पे 10⁻3 लिखा हुआ है।
ठीक है, ये 10⁻³ है, यहाँ पे शायद आपको कम दिख रहा है, ब्लड है, लेकिन 10⁻³ है यहाँ पे, तो ये वाली हो गई। अगर आप लास्ट वाला कॉलम देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें जो है लाइफ टाइम नजर आ रही है पार्टिकल्स की लाइफ टाइम नजर आ रही है, ठीक है, 10⁻⁻13, 10⁻⁸, -16, ये सब। तो ये जो लाइफ टाइम है, ये वाला ये जो पार्टिकल्स की लाइफ टाइम है, इसको मैं बाद में कराऊंगा आज, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में कराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको लेकिन लाइफ टाइम भी याद करनी है, क्वेश्चन आ चुके हैं, टिफर में आ चुका है, नेट में 2 बार आ चुका है, तो लाइफ टाइम भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉलम छोड़ दो, आपको कोई कॉलम नहीं छोड़ना है। फिलहाल हमने इनफाइनाइट वाले याद कर लिए हैं, जो लाइफ टाइम है, या एक काम करते हैं, अगर चाहो तो मैं इसे करा ही दूं, ठीक है, इस लाइफ टाइम को मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। कैसे करना है, एक तो आपकी रिएक्शन हो गई कि कोई रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक है तो उनका लाइफ टाइम ये है, लेकिन अगर अगर बात करें पार्टिकल की लाइफ टाइम कितनी है, पार्टिकल की लाइफ टाइम मतलब जो फ्री है तो कितने टाइम में डीके हो जाएगा, तो वो भी एक तरह की रिएक्शन है। उस केस में पार्टिकल का लाइफ टाइम और रिएक्शन की टाइम एक ही बात है। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई पार्टिकल डीके होता है, लेट्स से ए से बी प्लस सी, इस केस में, इन दिस केस, लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल ए इज सेम एज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। इस केस में जो लाइफ टाइम पार्टिकल की है वही लाइफ टाइम रिएक्शन की भी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन लेट से ये ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो इस केस में पार्टिकल्स की लाइफ टाइम कुछ और होगी और रिएक्शन की कुछ और होगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की हो सकती है प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन हो जिसकी इनफाइनाइट होती है, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन हो जिसकी इनफाइनाइट होती है, हो सकता है इसमें न्यूट्रॉन हो जिसकी जो है 1000 सेकंड होती है, ठीक है। तो इस केस में, इन दिस केस, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट देन लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो अब मैं आपको लाइफ टाइम याद करा देता हूँ पार्टिकल्स की, जो आपका लास्ट कॉलम है। तो जो जिनकी इनफाइनाइट है उनको तो हम याद कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि म्यू प्लस और म्यू माइनस की लाइफ टाइम कितनी है। तो ये है 10⁻⁻6 के ऑर्डर, सेकंड्स में हम सब लिख रहे हैं। 10⁻�6 सेकंड्स में आपका जो म्यू है वो डीके हो जाएगा, ठीक है, किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। उसके बाद जो आपका टॉ है, ये हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और दोनों पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, म्यू प्लस म्यू माइनस पार्टिकल एंटी पार्टिकल, टॉ माइनस टॉ प्लस पार्टिकल एंटी पार्टिकल। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों की लाइफ टाइम सेम होगी, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं पार्टिकल एंटी पार्टिकल की लाइफ टाइम सेम होती है। तो टॉ की लाइफ टाइम कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻13 सेकंड। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लिए, इनके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सभी न्यूट्रिनो, सबकी लाइफ टाइम इनफाइनाइट, इलेक्ट्रॉन्स कवर हो चुके। अब हम बात करेंगे मेसॉन्स की। मेसॉन्स की लाइफ टाइम कितनी होगी, इसको साथ साथ याद करने की कोशिश करो। तो मेसॉन्स में जो आपका पाई प्लस और पाई माइनस मेसॉन है, पायोन्स, इनकी लाइफ टाइम है 10⁻⁻⁻8। लेकिन जो आपका पाई नॉट है, जो कि फोटोन्स में डीके होता है, तो क्योंकि ये फोटोन में डीके हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस भी रिएक्शन में फोटोन होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की लाइफ टाइम कितनी होती है, हम पहले लिख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की लाइफ टाइम होती है 10⁻, यहाँ लिखी हुई है 10⁻⁻21 से लेकर 10⁻⁻14, इनके बीच में, ठीक है। तो इसकी पाई नॉट की लाइफ टाइम कितनी होगी, पाई नॉट की लाइफ टाइम उतनी होगी जो इस इंटरेक्शन की होगी, इस रिएक्शन की होगी। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आएगी, तो इसकी लाइफ टाइम होगी 10⁻⁻16, ये -14 और -21 के बीच में है, तो ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। जबकि जितने भी लाइफ टाइम हमने अब तक लिखे हैं ऊपर से नीचे तक, ये सब वीक वाली रिएक्शन है। इन सब का जो डीके होगा वीक से होगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो वीक वाले रेंज में आ रहा है। वीक का ऑर्डर कितना होता है, वीक का ऑर्डर हम लास्ट स्लाइड में लिख चुके हैं। ये स्लो रिएक्शन होती है 10⁻⁻13 से 10⁻3 सेकंड तक, -13 से 3। उसके बाद अब केओस की बात करें, तो जहां तक के प्लस के माइनस की बात है, तो इनकी लाइफ टाइम है -10⁻⁻8 सेकंड। के नॉट बार 10⁻⁻10 सेकंड। जो केओन्स हैं ये क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो हम पहले क्या रिएक्शन से स्ट्रेंज पार्टिकल्स को स्ट्रेंज कहते इसलिए हैं क्योंकि वो उनका डीके वीक से होता है और उनका प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग से होता है। तो क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स का डीके वीक से होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ईटा नॉट की, तो ईटा नॉट वाला जो डीके है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उसका डीके इससे हो सकता है, उसका डीके पाई नॉट प्लस पाई नॉट प्लस पाई नॉट से हो सकता है, और उसका डीके पाई नॉट प्लस 2 फोटोन से हो सकता है। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इसलिए इसकी लाइफ टाइम होगी 10⁻⁻19 सेकंड्स, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली रेंज में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली रेंज कौन सी है, 10⁻⁻21 से -14। ये हमने बात कर ली मेसॉन्स की। अब हम बात करेंगे बैरियॉन्स की। बैरियॉन्स में ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि प्रोटॉन की लाइफ टाइम इनफाइनाइट, यानी कि न्यूक्लियॉन्स, और इनके एंटी पार्टिकल भी इन्वॉल्व कर लो। और न्यूट्रॉन की लाइफ टाइम 10⁻3 सेकंड्स जो ऑर्डर है इसकी होगी। अब हम बात करें हाइप्रॉन्स की।
तो बैरियंस में न्यूक्लियॉन्स हो गए, दीज आर न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स में हम क्या कह चुके हैं, हम कह चुके हैं हाइपरॉन्स आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। हाइपरॉन्स आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो इनकी लाइफ टाइम याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इनका डीके वीक से होगा, डीके वाला वीक इंटरेक्शन, बिकॉज दे आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। और अगर डीके वीक, इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको मैं बताऊंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चाहे लैम्डा नॉट हो, उसके अलावा सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट एक एक्सेप्शन है जिसका डीके में फोटोन आता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इट इज एन एक्सेप्शन, इसको आपको अलग से याद रखना चाहिए, एक्सेप्शन। और इसीलिए इसकी लाइफ टाइम होती है 10⁻⁻20 सेकंड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली रेंज में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली रेंज कौन सी है? -21 से लेके -14। ठीक है। बाकी जो जितने भी हाइपरॉन है, इन सबकी लाइफ टाइम वीक वाले ऑर्डर की होगी, 10⁻−10 सेकंड का ऑर्डर। ठीक है। अब बाद में काई बचे, ये दोनों भी -10 ऑर्डर का होगा इस सेकंड्स में। और लास्ट में आपका है ओमेगा माइनस, इनके एंटी पार्टिकल्स भी ये लाइफ टाइम रखेंगे। इसका भी आपका होगा 10⁻−10 सेकंड, क्योंकि ये भी आपका स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसका डीके भी वीक इंटरेक्शन होगा। तो आपको याद हो गए। ठीक है। एक बार रिवाइज करना इसको, खास तौर से लैप्टॉन्स को और मेसॉन्स को, क्योंकि हाइपरॉन्स को याद करना तो आसान है। हाइपरॉन्स में केवल सिग्मा नॉट एक्सेप्शन है, बाकी सबका -10 है। के मेसॉन्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स है, उनका ऑर्डर -8 -10 है। उसके बाद पाई नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, 10⁻−16। ईटा नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, 10⁻−19। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो जितने भी मतलब यहाँ पे आपको न्यूट्रल पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ पे, जो आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से? सारे न्यूट्रल नहीं, केवल पाई नॉट, ईटा नॉट और सिग्मा नॉट, इसमें लैम्डा नॉट नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ठीक होते हैं। ठीक है। तो इनका जो रेंज होगी या लाइफ टाइम की जो ऑर्डर होगा, वो -16, -19 और -20 का ऑर्डर का है। सिग्मा नॉट मैंने कहा एक्सेप्शन है। सिग्मा नॉट एक स्ट्रेंज पार्टिकल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अ स्ट्रेंज पार्टिकल, इट्स स्ट्रेंजनेस इज -1, उसके बावजूद ये जो है, जो डीके होता है, वो थोड़ा स्लो, वो फास्ट होता है, फास्ट एज कंपेयर टू वीक। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है, इसमें जो रेंज है वो -20 की है। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक की रेंज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो आपका स्ट्रॉन्ग है, उसका जो लाइफ टाइम है वो है लेस देन -22 सेकेंड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने कहा 10⁻−21 से लेके 10⁻−14 सेकेंड्स, और वीक के लिए हमने कहा 10⁻−13 से लेके 10⁻3 सेकेंड्स। ठीक है। तो इनका जो डीके होगा, उसका लाइफ टाइम से पता चल रहा है कि वो किस इंटरेक्शन से डीके होगा, और जो पार्टिकल का लाइफ टाइम होगी वही डीके के केस में वही उस रिएक्शन की लाइफ टाइम होगी। ठीक है। लेकिन कोई रिएक्शन है A+B वाली, तो उसके लिए लाइफ टाइम कुछ और होगी रिएक्शन की, पार्टिकल कुछ और होगी। ठीक है। तो अब हम आगे चलें। तो मैंने आपको लास्ट वाला कॉलम भी याद करा दिया, सेकंड लास्ट वाला भी आपको एक तरह से लाइफ टाइम से याद हो गया। जो रिएक्शंस हैं वो भी आपको याद नहीं होगी, रिएक्शंस को याद करना जरूरी नहीं है। रिएक्शंस को आप स्किप कर सकते हो, जो सेकंड लास्ट कॉलम में लिखी हुई है। तो हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? अच्छा, ग्रेविटोन की बात करें। ग्रेविटोन आपने यहाँ पे ग्रेविटोन नहीं देखा ना, इससे पहले मैं लिख चुका हूँ इस पे। ग्रेविटोन की लाइफ टाइम इनफाइनाइट है, ऊपर लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ग्रेविटोन ही है, ग्रेविटोन की लाइफ टाइम इनफाइनाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिनकी इनफाइनाइट लाइफ जो स्टेबल है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल की बात नहीं करी है। अगर आपका क्वेश्चन हो तो ग्रेविटेशनल की लाइफ टाइम कितनी होगी, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की, तो मैं कह चुका हूँ कि पहले, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बहुत वीक इंटरेक्शन है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से कोई भी रिएक्शन फॉलो नहीं होती है। इसलिए जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक की बात करेंगे, उसमें हम ग्रेविटेशनल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ग्रेविटेशनल बहुत वीक इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से कोई भी रिएक्शन नेचर में अभी तक नहीं देखी गई, तो इसलिए उसको लाइफ टाइम नहीं होगी, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं है पॉसिबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस उन पार्टिकल्स के बीच में होता है जिनमें मास है। ठीक है। तो वो अलग बात है, पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उससे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करो, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम जितना बच रहा है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बीच में वो टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रहा कि मेरा टॉपिक शुरू हो जाए और फिर वो बीच में रह जाए टाइम खत्म होने की वजह से। तो इसलिए मैं एक चीज यहाँ पे स्किप करके उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं सीधा कंजर्वेशन लॉस पे आता हूँ कि अब कैसे पता चले कि कोई रिएक्शन दी है आपको कि वो स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या वीक है। ग्रेविटेशनल तो पॉसिबल है नहीं, वो मैंने आपको बता दी। तो अब मैं यहाँ पे, अब आप हेडिंग डालो कंजर्वेशन लॉस।
नहीं, पेज नहीं छोड़ने, पेज नहीं छोड़ने आपको। कोई भी टॉपिक, मतलब जो टॉपिक जो मैंने अभी नहीं कराया वो इससे आगे हो जाएगा, पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका कोई इससे रिलेशन नहीं है कि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, तो पेज आपको नहीं छोड़ने। कंजर्वेशन लॉस। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से कंजर्वेशन लॉस पॉसिबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटीज कंजर्व्ड, क्वांटिटीज या पैरामीटर्स कंजर्व्ड, उसके बाद उसका सिंबल, उसके बाद कौन कौन से इंटरेक्शन की बात करोगे आप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की और वीक की, और लास्ट में हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो करेक्टर, करेक्टर का मतलब ये है कि उस कंजर्वेशन लॉ को कैसे कैसे कवर करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एडिटिव होती है, कुछ मल्टीप्लिकेटिव होती है, जैसे कि पैरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव, चार्ज इज एडिटिव, ठीक है, इस तरह से। तो अभी अब हम यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज कर रहे हैं। तो जो आपके फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉज है वो ऐसे हैं जो हर एक इंटरेक्शन में होने ही चाहिए। अगर उन 8 में से अगर एक भी कंजर्व नहीं हुआ तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन विल बी फॉरबिडन। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज फॉरबिडन, तो आप फर्स्ट 8 देख लो, अगर उनमें से कोई सा एक भी कंजर्व नहीं है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो रिएक्शन फॉरबिडन है, ठीक है। तो अब हम पहले उन 8 पे फोकस करते हैं। तो पहले, और उसके बाद हम उन पे करेंगे जो वीक में नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग में है, एक्सेट्रा, जिनसे हम जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर योर इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक। लेकिन फर्स्ट 8 से नहीं कर सकते। फर्स्ट 8 में इसलिए नहीं कर सकते आप डिसाइड क्योंकि फर्स्ट 8 में ये 8 के 8 कंजर्व होंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंस, वो उनसे डिफरेंस नहीं मिल रहा। अब फर्स्ट 8 कौन से है? फर्स्ट 8 है सबसे पहले मास या एनर्जी कह लो, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है तो उसको मास एनर्जी कह देते हैं। तो या आप कह सकते हो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का सिंबल हमने इसे नोट किया। ऑब्वियसली टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एवरी रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यस यस एंड यस। यस का मतलब यह है कि दिस क्वांटिटी, दिस मास एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एज वेल एज वीक इंटरेक्शन। इसका कैरेक्टर क्या है? एडिटिव। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल आप टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। नंबर सेकंड है लीनियर मोमेंटम। ये हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम भी हर एक इंटरेक्शन में कंजर्व होना ही चाहिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वेदर रिएक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक। लीनियर मोमेंटम is a vector quantity, so you can say vector addition. Number third is angular momentum. जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो आप ये मानिए कि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्बिटल या स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की। तो आप यहाँ पे टोटल वर्ड भी यूज कर सकते हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन आपके क्वेश्चन में जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात आए तो उसको वहाँ टोटल वो नहीं लिखेंगे, उसका मतलब यही है कि वो टोटल की बात कर रहे हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड इन all the type of reactions whether reaction is strong, electromatic or weak। और ये भी आपका वेक्टर एडिशन आप उसे कह सकते हो क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 4 इज चार्ज। ऑब्वियसली चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन एनी रिएक्शन। तो चार्ज का सिंबल क्यू हो गया और ये भी हर एक रिएक्शन में कंजर्व होगा। ये एडिटिव है, यानी कि सम ऑफ द चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसके बाद नंबर 5 है बैरियर नंबर। चार्ज कंजर्वेशन या एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन एक ही बात है। सिमिलरली बैरियर नंबर कंजर्वेशन एंड मास नंबर कंजर्वेशन वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो बैरियर नंबर हम भी नोट कर रहे हैं, ये भी हर एक रिएक्शन में होना ही चाहिए कंजर्व, ये भी एडिटिव है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में बैरियर नंबर कंजर्व होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट्स का जो बैरियर नंबर है उन सबका सम कर दो, जो प्रोडक्ट्स है उनका सम कर दो, वो दोनों अगर बराबर है तो हम कहेंगे बैरियर नंबर इज कंजर्व। अब नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये तीनों क्या है? ये तीनों है इलेक्ट्रॉन नंबर। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि तीनों जो जनरेशन इलेक्ट्रॉन नंबर की है, इलेक्ट्रॉनिक, म्योनिक एंड टॉनिक, ऑल द 3 शुड बी कंजर्व्ड सेपरेटली। इनको आपको एक साथ कंजर्व नहीं करना है। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा टाइप ऑफ या जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आप बारी बारी से कंजर्व करोगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वाले को करोगे तो म्योनिक और टॉनिक वाले इलेक्ट्रॉन नंबर्स को 0 लिख दोगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाले जो है उनका नंबर लिखोगे। और जब आप म्योनिक वाले को करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक टॉनिक वाले को 0 करोगे, जब आप टॉनिक वाला करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक और म्योनिक वाले को 0 करोगे। लेकिन अगर आपके पास मान लो एक ही जनरेशन वाले इलेक्ट्रॉन है तो केवल उसी को कर दोगे। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, जिसको हम लिख रहे हैं Le से, टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर L म्यू से, पहले म्योनिक लिख दो, म्योनिक फिर टॉनिक। हालांकि इस ऑर्डर जो फर्स्ट 8 है उनका ऑर्डर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप पहले चार्ज कंजर्व कर लो, आप पहले बैरियर नंबर कंजर्व कर लो, आप पहले इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व कर लो, सबसे बाद में एनर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है। इन 8 में कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट हो गया टॉनिक इलेक्ट्रॉन, ये भी
आपके हर एक रिएक्शन में होना चाहिए कंजर्व, इसलिए इन सब के लिए हमने फिलहाल यस लिखा हुआ है। और इनकी प्रॉपर्टी भी एडिटिव है। सिंपल आपको दोनों रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों तरफ लैप्टॉप नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख सकते हो कि ऑल दीज 8 कंजर्वेशन लॉज should be conserved कह लो, should be followed कह लो, for any reaction to be possible, ठीक है। अगर ये नहीं है, इसमें से कोई सा एक भी नहीं है कंजर्व, तो वो रिएक्शन फॉरबिडन हो जाएगी। अब अगर आपके 8 हो गए हो तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें कुछ कंजर्वेशन लॉज ऐसे करने हैं जो कोई जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन में कंजर्व हुई, पर उनके बिना भी रिएक्शन फॉरबिडन नहीं है। हो सकता है वो वीक से हो जाए पर फॉरबिडन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये लिख लिया हो तो आगे चलें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं मेरी बात ध्यान सुनना, जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे। आपने जो फर्स्ट 8 किए हैं वो तो क्या करना ही है, लेकिन उनको ऑर्डर जरूरी नहीं है, किसी ऑर्डर से कर सकते हो। अब जो नंबर 9th 10th 11th में जो लिखवा रहा हूं, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज। अगर आपको एग्जाम में मिस्टेक से बचना है तो ये वाला जो मैंने लिखा है सेंटेंस, इस पे ध्यान रखना कि नंबर 9th को नंबर 9th पे ही करना, 10th वाले को पहले मत करना, ठीक है। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपकी गलती हो सकती है आपसे, इसलिए उसे बचने के लिए ये जरूर करना जो मैंने यहाँ पे कहा है। तो नंबर 9th को नंबर 9th पे करना। एक बार आप कंफर्म हो गए कि भाई फर्स्ट 8 हो रहे हैं, रिएक्शन पॉसिबल नजर आ रही है आपको और ऐसा लग रहा है कि भाई फॉरबिडन शायद नहीं है, तो अब आगे बढ़ोगे ये देखने के लिए कौन सा इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक। उसके लिए नंबर 9th है स्ट्रेंजनेस नंबर, और इसको नंबर 9th पे ही करना है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें ऐसा हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूँ बैरो नंबर कंजर्व करो, पर किसी रिएक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स है, बैरोन एक भी नहीं है, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली बैरो नंबर नहीं करोगे कंजर्व। इसका मतलब ये नहीं है कि बैरोन करना ही है। अगर किसी रिएक्शन में बैरो नहीं है, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा बैरो नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत कह देना कि बैरो नंबर इज नॉट कंजर्व। अगर किसी रिएक्शन में बैरो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे कर नहीं रहे हो, या करने बैठोगे भी तो दोनों तरफ 0 0 कर दोगे, उसको स्किप कर दो चाहो तो टाइम बचाने के लिए। पर ये मत कह देना कि बैरो नंबर इज नॉट कंजर्व, क्योंकि अगर आपने एक बार ये कह दिया कि बैरो नंबर इज नॉट कंजर्व, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बैरो नंबर कंजर्व नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन वाइट हो गई, क्योंकि फर्स्ट स्टेट कंजर्व होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप उसे स्किप कर दो, ये मत कहो कि बैरो नंबर कंजर्व नहीं है। सिमिलरली किसी रिएक्शन में अगर लैप्टॉन नहीं है तो लैप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं करोगे, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि लैप्टॉन नंबर वाइट हो गया, क्योंकि अगर आप करोगे तो दोनों तरफ 0 करके कह दोगे कि कंजर्व, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, उसको भी स्किप कर दोगे, तो नंबर 9th स्किप हो जाएगा अगर स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेंज पार्टिकल है, जो कि के मेसॉन्स और हाइप्रॉन्स है, ऑब्वियसली आप नंबर 9th को करोगे और नंबर 9th को उसके ऑर्डर पे करोगे। जब 1 हो जाए तो नंबर 9th से करोगे। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग में यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यस, वीक में नो, करेक्टर एडिटिव। सिंपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्ट्रेंजनेस नंबर ऐड करो। अगर दोनों तरफ स्ट्रेंजनेस बराबर हो रही है तो वो कंजर्व हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो वीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि इफ एस इज कंजर्व, अगर एस कंजर्व हो रहा है तो क्या करोगे? अगर एस कंजर्व हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है, तो आप अभी कंफर्म नहीं हो कि कौन सा इंट्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या करोगे? प्रोसीड टू नंबर 10, जो नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन लॉ है उस पर पहुंच जाओगे। अगर स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है आपके रिएक्शन में तो भी से स्किप कर दोगे, नंबर 10 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन बट इफ, और यहां पे ये भी लिख लो कि इफ नो स्ट्रेंज पार्टिकल इन्वॉल्व, कर दो, स्किप कर दो। ये नहीं कहोगे कि स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, उसे स्किप कर दोगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंजनेस कंजर्व करोगे भी तो दोनों तरफ 0 हो जाएंगे, स्ट्रेंजनेस कंजर्व, तो उसे स्किप कर दो, आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आगे पॉइंट है, इफ एस इज नॉट कंजर्व। अगर एस कंजर्व नहीं है, उसके बारे में एक पॉइंट लिखना है, वो ये है कि अगर एस कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स में अगर एडिशन किया एस कुछ और है, प्रोडक्ट्स में एडिशन किया एस कुछ और है, तो जब उनका डिफरेंस करोगे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अगर एस कंजर्व नहीं है तो वीक होना चाहिए, पर वीक में भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एस इज नॉट कंजर्व, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन इज वीक या रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय वीक इंटरेक्शन, लेकिन प्रोवाइडेड
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड यानी कि कंडीशन है, प्रोवाइडेड डिफरेंस ऑफ एस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स या इसका मॉड कह लो, शुड बी इक्वल टू 1। अगर डिफरेंस 1 है तो ही वीक होगा। एक तो कंजर्व नहीं होना चाहिए, कंजर्व हो गया तो आप आगे बढ़ जाओगे नंबर 10 पे। कंजर्व नहीं हुआ तो उसमें तो डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का, उसका तो मॉड है, प्लस माइनस 1 कह लो या मॉड कह लो, वो 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो भी रिएक्शन फॉरबिडन होगी, ठीक है। बट इफ डिफरेंस ऑफ एस इज अदर देन 1, जीरो है डिफरेंस, फिर तो वो कंजर्व है, आप नंबर 10 पे जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कंजर्व नहीं है तो 1 ही होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो भी फॉरबिडन रिएक्शन। इफ del S is other than 1 then also reaction is forbidden, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इस किसका एक्सेप्शन है, इस कंडीशन का एक एक्सेप्शन है। इफ, कहने का मतलब ये है कि एक कंजर हो चुके, आपको लग रहा है कि रिएक्शन आपकी फॉरबिडन नहीं है, नंबर 9 पे गए, नंबर 9 पे del S 1 नहीं हुआ तो भी आपका फॉरबिडन होगी। तो यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है, आप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फॉरबिडन कंक्लूड हो चुका है। या तो 1 हो या तो 1 हो, अगर 1 है तो कंक्लूड कर दो वीक है, आगे नहीं बढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पे एस 1 नहीं है तो कंक्लूड कर दो इट इज फॉरबिडन। सर मैं ये कह रहा हूँ, इफ रिएक्शन कंटेन्स बोथ के नॉट एंड के नॉट बार, अगर किसी रिएक्शन में के नॉट और के नॉट बार दोनों आते हैं, ठीक है, देन डेल्टा एस का मॉड कैन बी अदर देन 1, कैन बी अदर देन 1। इन दिस केस 1 के अलावा हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। इन दिस केस रिएक्शन इज वीक एंड नॉट फॉरबिडन, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 9 के बारे में। तो अगर किसी रिएक्शन में के नॉट या के नॉट बार है, उस केस में डेल्टा एस 1 के अलावा कुछ हो सकता है, अगर 0 नहीं है तो उसका मतलब वीक है, लेकिन अगर 1 के अलावा है तो भी फॉरबिडन नहीं है, वीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और रिएक्शन है तो आपका फॉरबिडन होगा। अगर नंबर 9 समझ में आ गया हो तो नंबर 10 पे आते हैं। तो हम नंबर 10 की बात करें, और मैंने फिर से कहा ऑर्डर 10 का चेंज नहीं करना है, 10th को 10th पे करना है, ऐसा नहीं है कि आप 9th के बाद 11th वाला कर दिया, ठीक है। 10th पे करना है 10th को। अब 10th का क्या है, 10th वाला है आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्फीयर, जो कि हम I3 से डिनोट करते हैं, जेड कंपोनेंट या थर्ड कंपोनेंट। इसमें स्ट्रॉन्ग के लिए अगर डेल्टा एस 0 रहेगा, इसका मतलब आपका स्टेनलेस कंजर्व हो गई है। कंजर्व का मतलब यह है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, कंजर्व का मतलब यह है। तो अगर कंजर्व हो गया है तो कंजर्व किस में है, ये या तो स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रोमैटिक है। तो अभी तक आप कंफर्म नहीं कर पाए कि स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैटिक है, वीक तो अभी लग नहीं रहा है क्योंकि वीक में नो है। तो फिर अभी तक कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैटिक है, तो आप फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप प्रोसीड करोगे नंबर 10 पे। तो अब हम नंबर 10 पे आ गए, अगर आपका स्टेनलेस कंजर्व है या उस रिएक्शन में स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो उसको नंबर 9 को स्किप कर दो, तो फिर आप नंबर 10 पे आ गए। अब 10th वाला आपका आइसोस्फीयर का थर्ड कंपोनेंट है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग में भी यस, इलेक्ट्रोमैटिक में भी यस, वीक में नो। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 16 कंजर्वेशन लॉज हैं, सभी 16 स्ट्रॉन्ग में यस होते हैं, सभी 16 स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 15 कंजर्व होते हैं एक्सेप्ट आइसोस्पिन, आइसोस्पिन के अलावा 15 यस होंगे, कंजर्व होंगे, और वीक में काफी सारे नो होते हैं। तो वीक को याद करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9th देखा वीक में नो है, 10th देखा वीक में नो है। ये भी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको थर्ड कंपोनेंट याद करा दिया है कैसे करना है किसी पार्टिकल का, उसमें सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट देख लो, उसका आई और थर्ड कंपोनेंट दोनों याद हो गए। उसके बाद कोई न्यूक्लियाई है आपके रिएक्शन में, न्यूक्लियस है, तो उसके लिए मैंने कहा थर्ड कंपोनेंट इज Z-n/2, तो उससे कर दोगे, दोनों तरफ ऐड कर दो। अगर दोनों तरफ बराबर है तो थर्ड कंपोनेंट आपका कंजर्व हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे ये करना है कि इफ I3 इज कंजर्व, अगर I3 कंजर्व हो गया तो क्या करोगे, कंजर्व हो गया तो इसका मतलब ये दोनों में यस है, अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ, तो प्रोसीड टू 11, नंबर 11 प्रोसीड करोगे, ठीक है। लेकिन इफ I3 इज नॉट कंजर्व, अगर I3 कंजर्व नहीं हुआ तो कंक्लूड कर दो, कंक्लूड, क्योंकि अगर कंजर्व नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, नो हो गया, और नो केवल वीक में है, तो कंक्लूड कर दो इट इज वीक इंटरेक्शन, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कंक्लूड इट इज वीक इंटरेक्शन, ठीक है। तो अभी तक वीक कंक्लूड हो रहा है, अभी तक हम स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैटिक की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कंजर्व हो गया तो आपको नंबर 11 पे जाना है, ठीक है।
तो अब हम नंबर 11 पे जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि डेल्टा आई थ्री क्या होगी, जैसे डेल्टा एस के लिए 1 है, डेल्टा आई थ्री इसमें, या चलो इसके लिए मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ। अगर डेल्टा एस 1 है तो आप नंबर 10 पे गए नहीं, ठीक है। अगर डेल्टा एस 1 है तो आप 10 पे जाओगे ही नहीं, कंक्लूड कर दिया वीक है। लेकिन अगर गलती से चले गए तो डेल्टा आई थ्री उस केस में हाफ हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेल्टा आई थ्री को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। तो अब नंबर 10 के लिए मैं थोड़ा लिखना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर 9 पे डेल्टा एस 1 हो गया तो कंक्लूड हो चुका है वीक है, आप 10 पे गए नहीं थे, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो अगर डेल्टा एस 1 है उसकी बात हो रही है, नीचे क्या होगा। अगर डेल्टा एस ऊपर 0 है तो नीचे डेल्टा आई थ्री कुछ हो सकता है, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने लिख लिया तो आगे चलें। इसमें मैं इसलिए ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ कि अगर यही समझ लिया तो समझो सारे क्वेश्चन हो गए, और अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे समझना जरूरी है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट। तो अब हम आगे चल रहे हैं। नंबर 10 की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ डेल्टा एस इज 0, यानी कि विच इंप्लाइज एस इज कंजर्व्ड, देन डेल्टा आई थ्री कैन बी एनी वैल्यू। ये कुछ भी हो सकता है, हाफ हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, जो भी है, ठीक है। बट इफ डेल्टा एस का मॉड इज इक्वल टू 1, देन डेल आई थ्री विल ऑलवेज बी हाफ। लेकिन अगर डेल्टा एस 1 हो गया तो डेल्टा आई थ्री हाफ ही होगा। वैसे तो मैं कह चुका हूँ डेल्टा एस अगर 1 हो गया तो वीक हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आई थ्री करोगे तो हाफ का डिफरेंस नजर आएगा। इसका अगर हम प्रूफ करें तो कैसे करेंगे? तो प्रूफ के लिए जेलमैन निशिजिमा फार्मूला से देखते हैं। ये फार्मूला ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल के लिए या किसी भी बी प्लस एस बाई टू, ठीक है, या आप कह सकते हो क्यू इक्वल टू आई थ्री प्लस वाई बाई टू, जहां पे वाई को मैंने आपसे कहा था कि वाई इज बी प्लस एस, ये हाइपर चार्ज होता है। हाइपर चार्ज सिंपल वैल्यू नंबर और स्ट्रेंजर्स नंबर को ऐड करो, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में आपको डिफरेंस देखना है, दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का डिफरेंस देखना है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? आप जो है डिफरेंस करोगे। तो डिफरेंस का मतलब मैंने यहाँ पे कर दिया डेल क्यू इक्वल टू डेल आई थ्री प्लस डेल बी प्लस डेल एस बाई टू, ठीक है, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल रिएक्शंस, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट में है, ये फर्स्ट स्टेट में है, तो ये 0 हमेशा होंगे किसी भी रिएक्शन में, यानी चार्ज एंड नंबर इज कंजर्व। अब हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा एस को का मॉड आप 1 कर दो, और अब हमें देखना है कि डेल्टा आई थ्री की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू डेल्टा आई थ्री, इसका मॉड कर लो क्योंकि एस का मॉड कर रहे हो, नहीं तो प्लस माइनस हाफ आएगा, प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको दिख गया कि डेल्टा आई थ्री की वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ पे मॉड हटा दो, डेल्टा आई थ्री की वैल्यू आपको फिलहाल यहाँ पे माइनस हाफ नजर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स में आपको प्लस माइनस हाफ दोनों आएगा। फिलहाल तो यहाँ पे माइनस हाफ नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट में डिफरेंस है, उसमें प्लस हाफ हो जाएगा माइनस, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा दो आप कि मॉड जो है इसका वो हाफ आएगा। दिखा पा रहा है, जब डेल्टा इसका 1 है, ठीक है। अदरवाइज अगर डेल्टा इसका 0 होता है, कुछ और होता है, तो डेल्टा आई थ्री कुछ हो सकता है, फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस जेलमैन निशिजिमा फार्मूला में डेल्टा को 0 कर दिया तो डेल्टा आई थ्री 0 होता नजर आ रहा है आपको, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हम ऊपर लिख चुके हैं, डेल्टा आई थ्री कैन बी एनिमल, जबकि जेलमैन से ऐसा लग रहा है कि 0 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो अब हम आगे चलें। तो ये हमने बात करी डेल्टा आई थ्री की। तो डेल्टा आई थ्री या आई थ्री की बात करें तो आई थ्री अगर आपका कंजर्व नहीं हुआ तो वीक हो गया, आई थ्री कंजर्व हो गया तो आप नंबर 11 पे जाओ। तो अब हम नंबर 11 पे जा रहे हैं। नंबर 11 है आपका आइसोस्पिन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो नेक्स्ट स्लाइड है नंबर 11। नंबर 11 है आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन में जो है, आइसोस्पिन का सिंबल आई है, स्ट्रॉन्ग में होगा यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सभी यस होते हैं, ऑल 15 आर यस एक्सेप्ट आइसोस्पिन। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि एक आइसोस्पिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बाइफरकेट कर सकती है। उसमें डिफरेंस आ रहा है कि केवल स्ट्रॉन्ग में ही आइसोस्पिन कंजर्व होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं होती है, और वीक में तो आपका स्ट्रेननेस भी वायलेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर डेल्टा आई थ्री हाफ होगा तो वीक होगा, क्योंकि डेल्टा एस 1 है तो वीक है, तो डेल्टा आई थ्री हाफ है, ऑब्वियसली वीक है। वैसे भी कंक्लूड तो ऐसे में हो चुका था। तो अगर डेल्टा एस 1 है तो वो ऑलरेडी वीक था, उससे जब आपने चेक किया डेल्टा आई थ्री तो वो हाफ आया, तो वो वीक ही रहना है, ठीक है, क्योंकि आई थ्री कंजर्व नहीं हुआ तो वीक है। वीक में यहाँ पे नो है, और यहाँ पे होगा आपका वेक्टर एडिशन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है,
जब आप जो है नंबर 10 तक आ गए और नंबर 10 तक आने के बाद ये दिखा कि आपको नंबर 10 तक सभी यस है। अगर आपका स्टेज 8 शुरू के 8 यस हो गए, नंबर 9 स्टेज यस हो गया, नंबर 10 11 नंबर 10 यस हो गया आई 3, तो अगर नंबर 10 यस हो गया आई 3 तभी तो आप 11 पे आए हो। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ आई इज कंजर्व, अगर आई कंजर्व है तो कंक्लूड कर दो क्या, स्ट्रॉन्ग। यहाँ कंक्लूड कर दो इट इज स्ट्रॉन्ग। इफ आई इज नॉट कंजर्व, अगर आई कंजर्व नहीं है तो यहाँ कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहली बात तो ये होगी अगर आई कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ये कंक्लूड हो चुका। आपको आगे वाले 12 13 14 15 16 नहीं करने हैं, वो केवल टेबल याद करनी है, एग्जाम में नहीं करने हैं, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल 11 से कंक्लूड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग है, 11 के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 के आगे केवल टेबल याद करेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आई कंजर्व नहीं है, नॉट कंजर्व, तो कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब आप में से कोई कुछ लोग ये सोचेंगे कि आई तो जो वीक में भी कंजर्व नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे हो गया। उसके लिए नंबर 9 और 10 देखो, नंबर 9 और 10 में आपका स्ट्रेंजनेस और थर्ड कंपोनेंट कंजर्व हो चुका था जो कि यस है, और वीक में वो नो थे, तो वो वीक नहीं हो सकता। जब आप 10 तक पहुंच चुके हो तो 10 के बाद 11 पे जब आओगे तो 10 के बाद जैसे आप 11 पे आए तो वीक नहीं हो सकता। या तो स्ट्रांग होगा अगर आई कंजर्व हो गया, या वीक होगा अगर आई कंजर्व नहीं हुआ। आपको एग्जाम में इतना ही करना है, इन एग्जाम कंजर्व अप टू आई ओनली, एग्जाम में आई तक करना है। ठीक है, लेकिन आगे वाली टेबल याद करनी है। तो अब हम 12 से लेकर 16 याद करेंगे, वो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज है। नंबर और मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आई से स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंक्लूड हो जाता है तो हम पहले आई को ना करते कि पहले आई कर ले, अगर आई कंजर्व हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग कहते। लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आप थोड़ा बता दूंगा आपको। कभी आप सोचें कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास। मान लो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना, या प्रोटॉन तो फ्री होता नहीं है तो प्रोटॉन वाला छोड़ो, हम न्यूट्रॉन वाली बात कर लेते हैं। मान लो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये आपके पास है रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो कंजर्वेशन आपको करने आते हैं पहले मैं वो बता दूं, बाकी आप यहाँ पे एनर्जी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मैं भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वो उसे समझाना है मुझे। मान लो आपको यहाँ पे चार्ज कंजर्व करना है, तो आपने देखा यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो डिफरेंस दोनों तरफ 0 का हो गया, आपकी कंजर्व हो गया। मैं भी फर्स्ट एड कर रहा हूँ। उसके बाद हालांकि रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है तो आप कह दोगे कि ये जो है पॉसिबल है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व कर लो, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, तो ये हो गया +1, ये पार्टिकल है, और ये एंटी पार्टिकल है -1, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व हो गया। ठीक है, अभी एनर्जी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आपको करने आते नहीं है, इसलिए मैंने कराया नहीं है, उसे भी हम करते, पर आपको अभी मैंने बताया नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 8 हो चुके हैं। अब यहाँ बैरियर नंबर हो रहा है, फर्स्ट 8 में ये भी कर लो, बैरियर नंबर हो गया 1 1, ये दोनों बैरियर है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बैरियर नहीं है। तो आपके फर्स्ट 8 हो चुके, क्योंकि म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर और टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ करोगे नहीं, क्योंकि वो है नहीं। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे, हालांकि एंगुलर मोमेंटम कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बीटा डी में बताया कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एंगुलर मोमेंटम वैसे तो जे होता है, पर जे उस तरह से एक्ट करता है जैसे आपकी स्पिन, क्योंकि एल इज ऑलवेज, ऑर्बिटल इज ऑलवेज इंटीजर। तो यहाँ पे स्पिन देख लो, अगर दोनों तरफ हाफ इंटीजर स्पिन आ गई तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो यहाँ पे तो न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ है, यहाँ तीनों की हाफ है, और वेक्टर एडिशन करोगे तो हाफ इंटीजर आएगा। तो अगर दोनों तरफ हाफ इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, अभी लीनियर मोमेंटम और एनर्जी की बात नहीं करें, उसको बात में करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता रखा है कि दोनों तरफ इंटीजर या हाफ इंटीजर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे आप कंजर्व मानोगे। आपको यहाँ पे जे को निकालने की जरूरत नहीं है, जे को निकालने के लिए एल को निकालना पड़ेगा, और एल को निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम सीधा से करते हैं, ये शॉर्टकट है, एग्जाम में इसे करना है। अब जो है जब आपके फर्स्ट 8 हो चुके हैं तो आप नंबर 9 पे गए। नंबर 9 जो है आपका स्ट्रेंजनेस है, और स्ट्रेंज यहाँ पे पार्टिकल कोई है नहीं, तो आपने स्ट्रेंजनेस को स्किप कर दिया, आपने स्ट्रेंजनेस को स्किप कर दिया। उसके बाद आप गए नंबर I3 पे। I3 कैसे करोगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डबलेट, तो ये डबलेट है। अगर ये डबलेट है तो यहाँ पे 2I + 1 = 2, I = हाफ। थर्ड कंपोनेंट I3 इज +½ फॉर प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू चार्ज एंड -½ फॉर न्यूट्रॉन। हमने कहा कि अकॉर्डिंग चार्ज पहले प्लस वाले प्लस दो, बचे को माइनस दे दो। तो जब यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए किया आपने तो ये हो गया -½ ये हो गया +½ इलेक्ट्रॉन्स के लिए I और I3 होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, उनके लिए I और I3 नहीं होता है। तो इसका मतलब डेल्टा I3 आपका नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका I3 कंजर्व नहीं हुआ तो कंक्लूड कर दो इट इज वीक इंटरेक्शन, आप इसे वीक कंक्लूड कर दोगे। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे डायरेक्ट आई कर दिया, मैं फिर से कह रहा हूँ अगर I3 नहीं हुआ तो आई पे आगे नहीं जाना है। इफ I3 इज नॉट, आई को कंजर्व नहीं करना, वहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। अगर गलती से आप आगे बढ़ गए तो आप मिस्टेक कर दोगे। अगर यहाँ पे आपने आई का करा और यहाँ पे आई आपका हाफ होता है, यहाँ पे इसका हाफ होता है, और इनका 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का होता नहीं है, और तीनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आई कंजर्व हो रहा है, इट शुड बी स्ट्रांग, और आप गलत कर दोगे, इसीलिए ये नहीं करना है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि इफ, कंक्लूजन एक तो ये हो गया कि अगर पहले I3 करना बाद में I करना है। दूसरा कंक्लूजन ये हो गया कि इफ I3 इज नॉट कंजर्व्ड,
डू नॉट कंजर्वाइव, आप आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ, डू नॉट कंजर्वाइव, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, हालांकि आईओ कैसे करते हैं कंजर्व वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे केवल आपने ये देखा कि आईओ आईओ कंजर्व नहीं करना। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 11। अब आप क्या करो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि एक पेज छोड़ दो, एक पेज स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, अगर मैंने क्वेश्चन नहीं कराए तो यहाँ पे जितनी मेहनत करी है वो हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, और जो 12 से 16 वाले उनको याद करना है, उनके बारे में क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप क्या करना है कि एक स्लाइड यहाँ पे नंबर 12 से लेके ठीक है, तो अब मैं एक मिनट, लास्ट स्लाइड आपकी है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे करने, कैसे पोस्ट करने, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब देखो कि अब मैंने आपसे क्या कहा कि एक पेज छोड़ दो, और यहाँ पे हम नंबर 12 से नंबर 16 अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे अब पॉइंट है हाउ टू कंजर्व। बाकी तो आपको पता है, कुछ यहाँ पे चीजें नहीं पता है जो मैंने आपसे कहा था, मास। तो सबसे पहले मास एनर्जी, मास एनर्जी को कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब हम टोटल एनर्जी कंजर्व करते हैं, ये एक्चुअली टोटल एनर्जी है, इसको मास एनर्जी कह रहे हैं। जब हम टोटल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, और टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी तो मैंने आपको याद करा दी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो देता नहीं है। आपको एक रिएक्शन मिलेगी, उस पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी वो नहीं देते हैं। तो फिर कैसे करोगे इसे? इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकते, या एक तरह से ये कह रहे हैं कि इसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें इसमें? तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसमें जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या करना है, कंजर्व दिस ओनली इन डीके रिएक्शन। अगर डीके की रिएक्शन है तो हम कुछ कह सकते हैं इसमें, अगर डेल्टा भाई अगर डेल्टा आई थ्री 0 है तो वो डेल्टा आई थ्री कंजर्व है, तो आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ोगे। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि इफ, यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट लाइन, इफ आई थ्री इज कंजर्व, आई थ्री कंजर्व का मतलब समझ रहे हो, डेल्टा आई थ्री 0। अगर आई थ्री कंजर्व है तो प्रोसीड टू 11 लिखा हुआ है, प्रोसीड टू 11। लेकिन अगर वो नहीं है तो कंक्लूड कर दो वीक है। नहीं में हाफ भी है, नहीं में हाफ भी है, वो अलग बात है, हाफ से पहले डेल्टा एस 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, लेकिन हाफ के अलावा भी हो तो भी कंक्लूड कर दो वो वीक है। लेकिन 0 है तो वो कंजर्व है, तो आप प्रोसीड टू 11 जाओगे। आई थ्री की बात ये हो गई। अब हम बात कर रहे हैं मास की। तो हमने कहा इसे कंजर्व कब करना है, कब देखना है, जब ये डीके है, क्योंकि बाकियों में आप इसमें इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास के नहीं है, के इज नॉट नोन। अब आप डीके में क्या कर सकते हो, मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है ए टू बी प्लस सी, क्या करोगे इसमें कंजर्वेशन करोगे तो रेस्ट मास ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। अगर अगर आपका ए रेस्ट पे डीके हुआ है तो के 0 हो जाएगा। अगर आपका ए रेस्ट पे डीके नहीं हुआ है, रेस्ट पे डीके हुआ तो के 0 नहीं हुआ है, तो के की वैल्यू कुछ होगी। उसके बाद रेस्ट मास ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, अगर रिएक्शन केवल डीके की लिखी हुई है, रिएक्शन केवल डीके की लिखी हुई है, और वहां पे कुछ भी नहीं कहा उसने कि जो आपका ए पार्टिकल है वो रेस्ट पे है कि नहीं है, उसको आप रेस्ट पे ही मानोगे। तो यहाँ पे मैं इसको रेस्ट पे ही मानता हूँ, अपने आप नहीं कहोगे कि वो जो है काइनेटिक एनर्जी रखता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ ओनली रिएक्शन इज गिवन and no information of kinetic energy is given, then consider this decay at rest। आपको रेस्ट पे मानना है जब तक कि वो सेंटेंस में ना लिख दे कि ये ड्यूरिंग फ्लाइट डीके हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ये लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे के को 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हो गया रेस्ट मास एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो रेस्ट मास ए का है वो इन चारों के बराबर है। राइट साइड में फोर क्वांटिटीज हैं, लेफ्ट में केवल एक है, और आपको के बी एंड के सी आर नॉट गिवन। तो कंक्लूजन ये निकल गया कि एम ए शुड बी ग्रेटर देन एम बी प्लस एम सी, क्योंकि जब एम ए का जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो उन चारों के बराबर है, तो ऑब्वियसली एम ए का जो मास होगा वो इन दोनों मास से ज्यादा होगा। इक्वल नहीं होगा, ज्यादा होगा। इक्वल तब होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेट करोगे। तो इसलिए मैंने आपको मास याद कराई थी,
मैंने आपको अप्रोक्सीमेट याद कराए थे, क्योंकि इस रिलेशन में इक्वल टू का साइन नहीं, अप्रोक्सीमेट मैंने आपको याद करा दिए। तो अब कंक्लूजन क्या निकल गया? इन ए डीके रिएक्शन द डीकेइंग पार्टिकल रेस्ट मास शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। कंक्लूजन ये हो गया कि आपको डीके की रिएक्शन में ये चेक करना है कि मास कितना है। अगर कोई रिएक्शन है तो आप नहीं बता सकते रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास कम हो सकता है, क्योंकि वहां पे थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, आपने दे दी हो प्रोसीड करने के लिए। तो कंक्लूजन ये हो गया कि रेस्ट मास ऑफ decaying particle should be greater than sum of rest masses of product particles। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर रिएक्शन आपकी ये है, डीके वाली नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में मास चेक नहीं करना है। डू नॉट चेक मास इन दिस। यहां पे हेयर Ma प्लस Mb कैन बी लेस देन Mc प्लस Md। यहां पे हो सकता है कम, क्यों? क्योंकि यहां पे आप रिएक्शन में प्रोसीड कराने के लिए थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी दे दोगे ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल टू द इंसिडेंट पार्टिकल, और यहां पे आप जो है इस रिएक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, एज हेयर to proceed the reaction threshold kinetic energy is applied to the incident particle। तो इसका मतलब अगर ऐसी रिएक्शन है तो क्या करें? एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे कि नहीं? तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व मत करो, स्किप कर दो इस वाले पॉइंट को कि एनर्जी हमें नहीं पता, हम उसे मान लेंगे कि एनर्जी कंजर्व, हम मान लेंगे। क्योंकि अगर हम ये नहीं मानेंगे एनर्जी कंजर्व नहीं, फिर तो सभी रिएक्शन वाइट हो जाएंगे। तो क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसके लिए, तो आप उसे स्किप कर दोगे। अब नंबर सेकंड है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किस में चेक करोगे? फिर से यहाँ पे यही बात है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर नॉट गिवन। किसी भी पार्टिकल की गिवन नहीं होती, केवल रिएक्शन दी होती है। तो क्या करें? यहां भी चेक करो, केवल चेक ओनली डी के रिएक्शन, केवल डी के वाले रिएक्शन में चेक करो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कैसे करोगे? अगर मान लो ये है और रेस्ट पे डीके हो रहा है, तो कंक्लूजन ये निकल गया कि अगर ये डीके रेस्ट पे हो रहा है, डीके एट रेस्ट, तो कभी भी राइट साइड में एक पार्टिकल नहीं बनेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज फॉरबिडन टू प्रोसीड, द डीके इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रोडक्ट्स शुड बी एटलीस्ट 2। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स शुड बी फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि अगर डीके हो रहा है तो जो बी वाला पार्टिकल है वो रेस्ट पे बनेगा नहीं कभी भी, विल नॉट फॉर्म एट रेस्ट, उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस केस में आपका लीनियर मोमेंटम वायलेट हो जाएगा। तो आपको डीके वाली रिएक्शन में चेक करना है कि एटलीस्ट 2 पार्टिकल बनने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स। और दूसरा फॉरबिडन कब आएगा? दूसरा फॉरबिडन ये आएगा कि जब आपके पास 2 पार्टिकल्स रिएक्ट हो रहे हो और वहां से केवल एक पार्टिकल बन रहा हो। ठीक है, तो ये भी फॉरबिडन आप लिख दोगे, क्योंकि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, तो आप यहां भी कह दोगे कि ये फॉरबिडन है। ठीक है, ये भी फॉरबिडन है, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, लीनियर मोमेंटम जो आपका रिएक्टेंट्स का 0 हो, क्योंकि सही पॉसिबिलिटी देखनी है। मान लो इसका 0 हो, जबकि ये जो है इसका 0 कभी होगा नहीं, क्योंकि ये रेस्ट में बनेगा नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इन दोनों केस में फॉरबिडन कहेंगे। ठीक है, और डी के वाले रिएक्शन में एटलीस्ट 2 पार्टिकल होने चाहिए, और अगर कोई रिएक्शन इसके अलावा है तो हम लीनियर मोमेंटम को स्किप कर देंगे, हम वहां पे चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये होगी बात लीनियर मोमेंटम की। अब हम बात एंगुलर मोमेंटम की, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एंगुलर मोमेंटम में पार्टिकल्स की स्पिन देख लो कि दोनों तरफ इंटीजर या हाफ इंटीजर आना चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, उसको हम रिएक्शंस में देख लेंगे। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 मिनट लगे हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बताना है, तब जाके हम क्वेश्चंस पे सही से आ पाएंगे। वैसे भी 2 घंटे की क्लास होती तो शायद सही रहता, पर 1.5 घंटा है, तो इसीलिए मुझे पूरा टाइम मिला नहीं समझाने का। इसीलिए 1-2 क्वेश्चन के टाइम में करके और नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको समझाऊंगा। अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड चल रहा हूँ, तो अब मुझे करना है ये वाली रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप क्वेश्चन लूंगा जो भी है। तो इस वाले क्वेश्चन करो, ये पेज नंबर 39 है, गेट 2001। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वायलेट्स लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पर्टिकुलर कंजर्वेशन करना हो,
तो फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है वो रिएक्शन फॉरबिडन है, अलाउड है या नहीं है, केवल वो पर्टिकुलर कंजर्वेशन लॉ कंजर्व करा दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन नंबर देखो, तो यहाँ पहली वाली रिएक्शन में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 +1 +1 -1 कंजर्व हो गया। सेकंड रिएक्शन में देखो, यहाँ पे +1 है, ये पार्टिकल है, ये 0 हो गया, यहाँ भी +1 है और यहाँ 0 है, ये भी कंजर्व हो गया। थर्ड रिएक्शन में देखो, यहाँ पे ये जो है ये एंटी पार्टिकल है, ये -1 है, जबकि ये आपका पार्टिकल है, ये +1 है। इसका मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉन नंबर 0 नहीं है, तो ये वैलिड हो गया, ये आंसर हो गया। अगर आप डी पे देखोगे तो डी के लिए मैंने आपसे कहा था कि दोनों को सेपरेटली कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आप म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को 0 करोगे, तो म्योन सेपरेटली कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा +1, इट इज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक वाला 0, ये भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक वाला करोगे तो म्योनिक वाला 0, ये +1 पार्टिकल है, म्योनिक वाला 0 और ये -1 एंटी पार्टिकल है, तो जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला भी कंसिडर हो गया। तो ये जो है सी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें बताओ क्या आंसर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शन इज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब, पॉसिबल में आपको जो है फर्स्ट एड देखने हैं। पॉसिबल में फर्स्ट बीटा डीके में तो मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं, पर यहाँ पे आप फर्स्ट एड कर चुके हो तो फर्स्ट एड देखने हैं। ठीक है, तो मासेस तो हमें पता है नहीं, अगर मासेस पता होते तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मास ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ दी प्रोडक्ट पार्टिकल्स, या प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियाई है, तो ये होना चाहिए, पर मास गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, मास को स्किप कर दो। उसके बाद लीनियर मोमेंटम हमने कहा तो ये डीके की रिएक्शन है और डीके एट रेस्ट है, तो एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स या न्यूक्लियाई, तो ये भी आपका कंजर हो गया। एंगुलर मोमेंटम में आप कहोगे दोनों तरफ हाफ इंटीजर या इंटीजर होना चाहिए, तो अल्टीमेटली अब हम आसान वाले पहले करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पॉसिबल की बात हो रही है, तो फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे मास नंबर कंजर्व नहीं है, यहाँ 14 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो ए वाली रिएक्शन में क्या कंजर्व नहीं है, मास नंबर कह लो या बैरियर नंबर कह लो, नॉट कंजर्व। ठीक है, तो ए आंसर नहीं है। बी वाली रिएक्शन में क्या है, बी वाली रिएक्शन में मास नंबर कंजर्व है 13, चार्ज कंजर्व है 7 और यहाँ पे 6 + 1, तो बी वाली में देखो, और इलेक्ट्रॉन नंबर देखो यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रॉन नंबर आपका जो है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो आप में से आप लोगों ने कौन कौन से आंसर दिया, हमें बी दिए, तो बी वाला आंसर दिया है, तो यहाँ पे देखो बी है कि नहीं आंसर, तो इसमें जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व हो गया। अगर बी के लिए हम देखें, इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ +1, तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जो डी वाली रिएक्शन है उसमें चार्ज कंजर्व नहीं है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ +1 है, तो ये आपका चार्ज कंजर्व नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है सी वाली रिएक्शन में क्या है, सी वाली रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, 0 0 या -1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व। ठीक है, इससे आंसर बी आ गया, तो बी इज योर आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। मान लो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आज के लिए लास्ट है। ठीक है, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड। अलाउड का मतलब आप फर्स्ट एड देखोगे, अगर फर्स्ट एड कहीं वायलेट हो रहे हैं किसी में भी तो वो फॉरबिडन है, और जिसमें नहीं हो रहा है वो अलाउड है। ठीक है, तो आप बारी बारी से देखो। आप ये बताओ, ये आप आज के लिए लास्ट है, वैसे तो टाइम हो चुका है, आज के लिए लास्ट है, 1 मिनट में जाएगा। क्या जो आपका पहले वाला ऑप्शन है, क्या इसमें कोई वायलेशन नजर आ रहा है आपको? और मैंने कहा था फर्स्ट एड में आपकी मर्जी, आप पहले कोई सा भी कर लो। यहाँ पे चार्ज कंजर्व हो रहा है 1 0 1, चार्ज इज कंजर्व, तो पहले वाले में क्या वायलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर वायलेट हो रहा है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन नंबर वायलेट हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर इज वायलेटेड, तो ये आंसर नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। अगर फर्स्ट एड में एक भी कंजर्व नहीं है तो वो अलाउड नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नंबर बी पे चलना है। नंबर बी में देखो, नंबर बी में क्या अलाउड नहीं है, नंबर बी में क्या चीज कंजर्व नहीं है, क्या लग रहा है आपको? आप कह रहे हो मास कंजर्व नहीं है, मास तो कंजर्व है। डी के रिएक्शन में मास ऑफ पी इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो, ये तो कंजर्व है। तो बी में क्या कंजर्व नहीं है, बी में बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है, चार्ज भी कंजर्व है, कुछ लोग चार्ज कह रहे हैं, चार्ज भी कंजर्व है, +1 +1 +0, चार्ज भी कंजर्व है, तो यहाँ बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है, यहाँ पे 1 है जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो बैरियर नंबर इज नॉट कंजर्व। अगर बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है तो दिस रिएक्शन इज वायलेटेड, दिस इज नॉट अलाउड। अब आप सी पे बताओ, सी वाली रिएक्शन में क्या कंजर्व नहीं है, बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है। जब आप बार बार क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे कि कौन सा कंजर्व नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका 1 0 0, तो यहाँ पे बैरियर नंबर इज नॉट कंजर्व, तो अल्टीमेटली आपको डी नजर आ रहा है। अब अगर डी आंसर होना चाहिए तो आपको ये पता होना, तो अब मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को पूरा करा देता हूँ कि आंसर तो डी हो चुका, पर अगर क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि डी किस इंटरेक्शन से है तो कैसे करोगे, तो अब मैं यहाँ पे आपको कंजर्वेशन लॉस करा दूँ। ठीक है, और ये आज के लिए लास्ट हो जाएगा
कि अब यहाँ पे ये कैसे पता चले कि ये कौन सा, ये किस इंटरेक्शन से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ज देखो, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, एंटी प्रोटॉन का -1। या ध्यान रखना एंटी प्रोटॉन है, -1 चार्ज होगा, इसका 0, इसका -1, इसका 0, चार्ज कंजर्व हो गया। बैरियन नंबर, प्रोटॉन का बैरियन नंबर +1 है, एंटी प्रोटॉन का -1, न्यूट्रॉन का +1, और ये दोनों मेसॉन्स है, दोनों तरफ 0 हो गया, बैरियन नंबर कंजर्व किया। हम पहले फर्स्ट स्टेट देखेंगे, आंसर तो ये हो चुका, एग्जाम में ये नहीं करना, एग्जाम में डी लगा के आगे बढ़ जाना, एग्जाम में टाइम नहीं होता। मैं यहाँ पे केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ, समझाने के लिए कि ये कौन सा इंटरेक्शन है, कैसे करें बाय कंजर्वेशन लॉस। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम नहीं करोगे, स्किप कर दोगे, क्योंकि सिर्फ हमें डी के वाले में करना है। यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल दे नहीं रखा, डायरेक्शन दे नहीं रखी, तो हमसे नहीं कर पाएंगे। एनर्जी को, मास एनर्जी को स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये डीके वाली रिएक्शन नहीं है, डीके में करोगे, इन्हें स्किप कर दोगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में स्पिन देखो पार्टिकल्स की, प्रोटॉन की स्पिन हाफ होती है, एंटी प्रोटॉन की हाफ होती है, न्यूट्रॉन की हाफ होती है, दोनों तरफ हो गई इंटीजर, 0 बनाएगा इंटीजर। यहाँ पे देखो इनकी 0 होती है स्पिन, क्योंकि ये मेसॉन से मैंने आपसे कहा था, फोटोन की 1, ग्रेविटॉन की 2, सभी मेसॉन्स की 0, तो ये भी इंटीजर हो गया। अल्टीमेटली ये कंजर्व हो गया, अगर दोनों तरफ इंटीजर या हाफ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। आपके फर्स्ट स्टेट कंजर्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, नो इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट स्टेट कंजर्व हो गए। अब आप बढ़ोगे नंबर 9 पे, स्ट्रेंजनेस, इसमें कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, स्किप कर दो। उसके बाद I3 यहाँ पे हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट है, प्रोटॉन का होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट है, I होता है दोनों का हाफ, 2I + 1 = 2, I = हाफ। I3 प्रोटॉन का हाफ, न्यूट्रॉन का -हाफ, लेकिन यहाँ पे एंटी प्रोटॉन है, तो एंटी प्रोटॉन का हो जाएगा I3 -हाफ, और न्यूट्रॉन को, एंटी न्यूट्रॉन का हो जाएगा +हाफ, लेकिन यहाँ पे एंटी प्रोटॉन है, तो एंटी प्रोटॉन का हो गया -हाफ। ठीक है, और ये आईटी प्रॉपर्टी ऐड कर दो, न्यूट्रॉन का हो गया आपका -हाफ, तो न्यूट्रॉन का भी -हाफ है, तो उसको -हाफ लिखो, -हाफ। उसके बाद पाई + पाई - पाई नॉट ट्रिपलेट है, 2I + 1 = 3, तो यहाँ पे I हो गया 1, थर्ड कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू चार्ज, +1 -1 0, तो यहाँ पे हो गया पाई माइनस का पाई -1, इसका 0, दोनों तरफ -1 हो गए, डेल्टा I3 0 हो गया, कंजर्व हो गया, कंजर्व हो गया। तो प्रोसीड टू नंबर 11th, आइसोस्पिन। अब मैं आपको बता दूं आइसोस्पिन कैसे कंजर्व करते हैं। आइसोस्पिन में दोनों तरफ एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो I के लिए क्या करोगे, पहले I कंजर्व करो, और इसमें वेक्टर एडिशन होगा, तो यहाँ पे ये डबलेट है, दोनों का हाफ, एंटी प्रोटॉन के लिए भी हाफ, इसका क्या हो गया 0 और 1, यहाँ पे है आपका 1 और 1, क्या हो गया 0 1 और 2, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ प्लस हाफ, I इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन, अगर एक भी कॉमन नहीं होता तो I कंजर्व नहीं होता, 1 शुड बी कॉमन। जबकि एंगुलर मोमेंटम में हाफ इंटीजर और इंटीजर होना चाहिए, चाहे कॉमन ना भी हो, यहाँ पे एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन, तो यहाँ पे हो गया I इज कंजर्व। अगर I कंजर्व हो गया तो कौन सा इंटरेक्शन हो गया बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक, क्या आंसर हो गया, आप में से कोई बताए। हाँ, तो I अगर कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, इट शुड बी इतना ही। इसको हम और डिटेल में जब और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो I को कंजर्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें पहले तो I याद करना पड़ेगा। I मैंने कहा सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट से याद करना है, थर्ड कंपोनेंट भी ऐसे करना है। जब थर्ड कंपोनेंट कंजर्व हो गया तो I पे प्रोसीड किया। I कंजर्व करने के लिए वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन करने पे कम से कम एक कंजर्व, एक जो है कॉमन होना चाहिए। अगर एक भी कॉमन नहीं होता, मान लो एक तरफ 0 बनाता, दूसरी तरफ 1 2 3 आता, या 2 3 4 आता, तो वो कंजर्व नहीं है, उस केस में आप कह दोगे I इज नॉट कंजर्व, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे I कंजर्व हो गया, उसको कह दोगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हालांकि यहाँ पूछा नहीं था कौन सा इंटरेक्शन। तो अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे अनम्यूट कर दीजिए सर, पिछले सेट करने पर क्वेश्चन नंबर 2 सर, डी ऑप्शन क्यों हुआ? डी नहीं, बी है इसमें। अच्छा, बी लिखा, मैं डी में क्रॉस किया है, बी लिखा हुआ है। अच्छा, डी में चार्ज कंजर्व नहीं है ना? हाँ, डी में चार्ज कंजर्व नहीं। सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये वही है ना, इंटरेक्शंस ही है। हाँ, ये इंटरेक्शन ही है। तो वो एक तो न्यूक्लियाई में लगती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, यस सर, दोनों न्यूक्लियाई में, और इसमें रिएक्शन में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। सर वो सर, इससे पीछे करने का इससे पहली स्लाइड ये है, देखिए सर। सर वो टेबल्स जो होती हैं वो भी अभी आएंगी क्या? कौन सी टेबल्स? वो सर वो क्या कहते हैं, वो हेक्सागोनल टाइप की, और वो क्रॉस करके मतलब बहुत सारी बनती हैं, 2-3 टाइप की हैं। हाँ, वो ऑक्टेट और डेप्लेट वो सब आएंगे। हाँ, अभी वो भी आएंगे क्या? हाँ, पढ़ाए जाएंगे अभी तो से बहुत पुराना, अभी तो स्टार्ट हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अभी मुझे लगा है अभी इतने में जाएगा। नहीं, मैं इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एलिमेंट्री पार्टिकल कवर करने में। हाँ सर वो कॉमन वाला बता दो। कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन फॉरबिडन कहलाएगी क्या, अगर क्या कंजर्व नहीं है सर? फर्स्ट स्टेट पॉइंट जो आपने बताया वो कंजर्व नहीं है तो सर क्या, अगर, हाँ यस, अगर फर्स्ट स्टेट में एक भी कंजर्व नहीं है, मान लो 7 कंजर्व है, एक नहीं है, तो भी फॉरबिडन है।
इसलिए यहाँ पे हम 8 नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखा हमने इस वाले क्वेश्चन में, देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है तो हमने बाकी 7 नहीं किए, क्योंकि अगर एक भी नहीं है तो भी फॉरबिडन है। ओके सर। सर ये लीनियर मोमेंटम को दोबारा समझा दें कैसे कंसिडर करें? देखिए लीनियर मोमेंटम में मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ डायरेक्शन देने लगी वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर क्या करें? तो फिर मैंने कहा उसके लिए आप डी के वाली रिएक्शन में ये कह सकते हो कि डी के रिएक्शन में कम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स होने चाहिए राइट साइड में, प्रोडक्ट पार्टिकल्स। अगर कम से कम 2 बन रहे हैं तो वो ऐसे बन रहे होंगे कि उनका जो है कंबाइंड लीनियर मोमेंटम मिला के 0 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। सर इधर पे एंगुलर मोमेंटम आप कैसे ले रहे हो? क्या चीज? इधर जो एंगुलर मोमेंटम आप ले रहे हो ना, तो इधर आप हाफ कैसे ले रहे हो? कौन से क्वेश्चन में? आपने जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया, हाँ यहाँ पे, हाँ इधर हाफ आप कैसे ले रहे हो? ये मैं एक्चुअली मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, ये मैंने बीटा में बताया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो उसके लिए स्पिन देख लो, पार्टिकल्स की स्पिन। वैसे तो जे करना होता है, पर जे करने के लिए हमें L+S चाहिए होते हैं। L निकालना आसान है नहीं, ठीक है। L इज टू कैलकुलेट, मतलब L इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो अगर L को नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या करें? और L हमेशा इंटीजर होता है, तो S जो अगर आपका S हाफ इंटीजर हुआ तो L से मिलके J भी हाफ इंटीजर हो जाएगा। अगर आपका S इंटीजर हुआ तो L से मिलके J भी इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब J उस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे S। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पिन लिखी है, पार्टिकल्स की स्पिन। तब तो सर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन होगा, बाकी सब तो नहीं होगा। यहाँ वो तो पार्टिकल पर डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे पायोन्स है, अगर मान लो यहाँ पे लैम्डा नॉट भी हो जाता है तो लैम्डा नॉट की स्पिन हाफ होती। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती। यहाँ पे पायोन है तो पायोन की स्पिन 0 होती है। तो स्पिन मैंने आपको याद कराई है ना। पर सर आप सर न्यूक्लियर स्पिन से ए स्पिन कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अरे इंट्रिंसिक होती है। अच्छा वो A87 वाला स्पिन है। ओके, अगर इसमें न्यूक्लियाई भी होता कोई तो फिर मैं न्यूक्लियाई वाला जे लिख लेता सेल मॉडल से, या उसमें भी हम देखो एक मिनट, अगर मैं एक मिनट कोई रिएक्शन यहाँ पे मुझे दिख जाए ना, मान लो कोई रिएक्शन यहाँ पे कोई मुझे दिख नहीं रही जो न्यूक्लियाई, जिसमें न्यूक्लियाई, चलो खैर मैं अपने आप चार्ज में भी तो हम कंपेयर करते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक सब न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर के अंदर का है, एक बाहर का है। चार्ज तो बहुत आसान है, चार्ज को तो वो लिखा हुआ होता है रिएक्शन में, उसे देख लो दोनों तरफ। नहीं तो सर स्पिन भी तो सर कंपेयर कर सकते हैं ना सर। देखो यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन, तो मैंने आपको बीएडके में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि अगर ए इवन है, उसकी बात करें तो अगर ए इवन है तो नंबर ऑफ, तो यहाँ पे एस भी तो आपका इंटीजर आएगा, एस इंटीजर आएगा। तो या तो आप एस की बात कर लो या जे की बात कर लो, जे यहाँ पे इंटीजर आएगा। और यहाँ पे इसका भी जो जे होगा ये भी इंटीजर आएगा। तो मैंने कहा दोनों तरफ केवल ये देख लो रिजल्टेंट इंटीजर है कि नहीं। इसकी स्पिन होती है हाफ, इसकी स्पिन होती है हाफ, तो इससे आ गया 0 1 इंटीजर से आ गया इंटीजर। तो केवल यही देखना है कि दोनों तरफ इंटीजर हो जाए तो कंजर्व है। अब आप, क्योंकि आपको एल निकालना इतना आसान नहीं है, तो मैंने कहा अगर दोनों तरफ इंटीजर है तो कंजर्व हो गया एंगुलर मोमेंटम। बस ये देखना है। केवल पार्टिकल्स हैं तो उनकी स्पिन देख लो, क्योंकि मैंने आपको स्पिन याद करा दी सभी पार्टिकल्स की। सर और एक चीज है, जैसे हम लोगों का धारणा होता है, मतलब अगर कोई रिएक्शन अलाउ है और उसमें अगर एक गामा होता है या प्रोटॉन होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब उसके इंटरेक्शन में होता है, तो ये क्या सही है? अगर फोटोन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, और सर अगर प्रोवाइडेड डेटा कंजर्व। अच्छा ओके, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं, आपने कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो तो फॉरबिडन नहीं सर, अगर कंजर्व होगा तो उसके बाद उसमें अगर प्रोटॉन होगा तब वो हो सकता है सर। और एक चीज, अगर सर एंटी पार्टिकल या मतलब क्या बोलता है उसको, एंटी पार्टिकल अगर होता है किसी का, या क्या बोलते हैं उसको, ये स्लाइड नंबर 1 है जिसको देखना हो आप कंटिन्यू रखो। अगर सर कोई रिएक्शन में न्यू ई और अगर न्यू होता है तो उसके लिए क्या ऐसे कोई इंटरेक्शन नहीं अगर होगा? देखो इसके लिए मैं आपको लिखवाऊंगा अभी मुझे लिखवाना है पॉइंट्स टू रिमेंबर, या पॉइंट्स जो भी है। तो मैं इस पे लिखवाऊंगा कि अगर न्यूट्रॉन है तो 100% वीक, अगर फोटोन है तो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रोवाइडेड फर्स्ट स्टेट कंजर्व। ठीक है, इसी तरह से अगर डी ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इन जनरल वीक, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल इन जनरल स्ट्रांग। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखवाने हैं। अगर किसी रिएक्शन में केवल पायोन्स और न्यूक्लियॉन्स हैं, केवल पायोन्स और न्यूक्लियॉन्स, पायोन्स का मतलब पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन, तो वो 100% स्ट्रांग होगा, प्रोवाइडेड फर्स्ट स्टेट कंजर्व। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपकी रिएक्शन करी थी ये वाली, इसको मैं देखते ही एग्जाम में लगाया था स्ट्रांग फर्स्ट स्टेट करने के बाद। अभी जो मैंने कौन सी कराई थी आपको यहाँ पे, ये कौन सी पेज पे दी है, ये वाली जो नंबर डी है, ये स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट्स में लिखवाऊंगा कि अगर किसी रिएक्शन में पायोन्स और न्यूक्लियॉन्स हैं तो वो स्ट्रांग ही होगी। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है डी वाले में ये पायोन है और न्यूक्लियॉन है, इसे स्ट्रांग ही होना था। तो ऐसे पॉइंट्स इसलिए लिखवाने हैं क्योंकि आप कंजर्वेशन लॉ से तो कंफर्म करोगे, पर उससे कंफर्म करने से पहले पता चल जाएगा रिएक्शन कैसी हो सकती है। तो ये अभी नेक्स्ट क्लास में लिखवाना है, आज टाइम कम रह गया इसलिए मैंने डायरेक्ट करा दिया कुछ। सर ये वही वाला इंटरेक्शन है ना जो पायोन और न्यूक्लियॉन वाला, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ये स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पायोन्स का एक्सचेंज करके। ये फिलहाल किसी न्यूक्लियाई के इनसाइड नहीं हो रहा, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रिएक्शन हो रही है।
ये ऐसा हो सकता है अलग से भी करा सकते हैं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन को इंसिडेंट कर दिया हो या एंटी प्रोटॉन को किसी न्यूक्लियर पे इंसिडेंट कर दिया हो, तो उसका न्यूट्रॉन से रिएक्शन हो गई। सर वो स्लाइड निकालना जिस पे लिखा हाउ टू कंजर्व। सर असाइनमेंट नंबर 3 के सर 6 क्वेश्चन पे हाँ, सबमिट करें। मैं उस पे आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अब कौन सी स्लाइड पूछी आपने? सर हाउ टू कंजर्व लिखा जिस पे। हाउ टू कंजर्व, ये है। ठीक, हाँ हेलो सर वो कॉमन वाला बताना एक बार, जिसमें 0 1 दोनों साइड आ रहा था। कॉमन वाला। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जब आप आइसोस्पिन कंजर्व करोगे तो दोनों तरफ कोई ना कोई एक क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 1 और 0 1 दो चीज सेम है, उसको कॉमन कह रहे हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस लेफ्ट साइड में 0 1 होता और राइट साइड में मान लो 2 3 4 होता, तो इसमें कॉमन नहीं होता, तो उसमें हम कहते हैं आई इज नॉट कंजर्व। तो अगर दोनों में एक भी कॉमन है, दोनों तरफ रिएक्टिव प्रोडक्ट में, तो उसको हम कहेंगे, अगर एक भी कॉमन है तो आई इज कंजर्व, और कंजर्व होते ही हम कह देंगे स्ट्रॉन्ग। अब जो है असाइनमेंट नंबर, एक मिनट, हाँ, तो आपने पूछा मुझसे असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, जहाँ पे अल्फा डी के दे रखा है। जी सर। 230 थोरियम से लेके 226 Ra प्लस हीलियम, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक तो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। अब आपसे पूछा है क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? तो क्यू वैल्यू आ रही है आपकी मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ Ra माइनस मास ऑफ He इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी देखिए, तो बाइंडिंग एनर्जी वाला एक्सप्रेशन लगा लो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Ra प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थोरियम, इससे आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी जब आप निकालोगे तो मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें वैल्यू रख निकालना है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी दे तो रखी नहीं है ना, मास दे रखे। तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्रेशन पूरा लिखोगे, जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, AVA माइनस AS A raised to power 2/3, तो उसमें Ra का A और Ra की Z की वैल्यू रख के B ये निकालोगे। बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Ra, फिर निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He, फिर निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थोरियम, और इन सबको निकालने के बाद एक्सप्रेशन में और इनकी वैल्यू रख दोगे, AV AS इन सबकी, इन तीनों को निकाल के इसमें रख दोगे, क्यू वैल्यू हो जाएगी। ऐसे करना है, कैलकुलेट करना, थोड़ा लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर P, तो P का Q आ गया। अब स्टेटमेंट नंबर Q क्या है? तो P के लिए तो आप निकाल लोगे Q वैल्यू। अब स्टेटमेंट नंबर Q क्या है? Q में लिखा हुआ है कि इफ थोरियम इज डिकेड एट रेस्ट एंड एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज E। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो Q वैल्यू है वो E के बराबर है स्टेटमेंट नंबर B में। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितनी होगी? तो हमें Q का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है, Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इनटू A अपॉन A माइनस 4। यहाँ पे वैल्यू रख दो, Q की जगह रख दो तो E। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपको अल्फा की चाहिए तो K अल्फा, और यहाँ पे आ गया A की जगह रख दो 230 और यहाँ रख दो 226, तो K अल्फा आ गया आपका 226 अपॉन 230 E। और देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करो, जाएगा 113 अपॉन 115। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। जी सर। ऐसे ही R वाला कर लेना। R का क्या है? R के लिए इफ थ्योरम इज एट रेस्ट एंड एनर्जी, अच्छा ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल। काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल का मतलब समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ Ra, ये हो जाएगा Q माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और Q है आपका E। काइनेटिक एनर्जी अल्फा हो गया 113 अपॉन 115 E। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 115 माइनस 113, तो ये 2 ही आ जाना चाहिए, है ना? कैलकुलेट करो। जी सर, 115 माइनस 113 तक हुआ था, तो E माइनस 115। हाँ, तो 2 ही आना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे E लिखा हुआ है, जी सर, है ना? क्योंकि यहाँ पे E लिखा हुआ है, आपका आ रहा है 2E, तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो आपका आंसर, इसका आपका आंसर हो गया A, P एंड Q। यस सर। अब हमें करना क्वेश्चन नंबर 12। जी सर। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है? पोलोनियम एमिट्स अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी दिस। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या है? तो ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? Q वैल्यू होती है डिसइंटीग्रेशन, ये निकाल लोगे तुम, है ना? ये निकल जाएगा। जी सर। अब यहाँ पे ये रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि अगर पोलोनियम 212 किसी Y में डिके होता है 208 में प्लस अल्फा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y चाहिए। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड एनर्जी, हम इसी को कह रहे हैं रिक्वायर्ड। सर ये पॉइंट दोबारा बताना सर। अगर आपका पोलोनियम डीके हो रहा है, एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल, तो कोई डॉटर न्यूक्लियाई Y बन रहा होगा ना? जी सर। तो ये जो कह रहा है, जो पूछ रहा है रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो Y है और जो अल्फा पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो Y का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको ही हम रिक्वायर्ड एनर्जी कह रहे हैं Y की। ओके सर। तो हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? Q माइनस K अल्फा, इससे निकल जाएगा।
ठीक है, और के अल्फा दे रखा है और क्यू क्यू निकल जाएगा के अल्फा से, ठीक है, ये हो जाएगा ना? सर हो जाएगा। थैंक ठीक यू है, तो सर। ठीक है, ये हो गया। अब जो है एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 11। असाइनमेंट 2 का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मॉडल्स। असाइनमेंट 2 का मतलब न्यूक्लियर मॉडल्स ही है ना? हेलो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था बस। हाँ, सर जैसे आपने टेबल में बताया कि जैसे मास एनर्जी के लिए तीनों तरह की इंटरेक्शन है वो यस 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 है, तो इसका मतलब सर जिस रिएक्शन में मास एनर्जी कंजर्व होगी तो उसमें सर तीनों तरह के इंटरेक्शन होंगे। हम ये कह रहे हैं कि तीनों तरह के इंटरेक्शन में मास एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है? ओके सर। तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे अभी मास एनर्जी कौन सा इंटरेक्शन है। कंक्लूड करने के लिए 9, 10, 11 पे गए, ठीक है? ओके सर। तो इसमें हम ये कह देंगे कि अगर फर्स्ट स्टेट कंजर्व हो गए तो तीनों पॉसिबल है, मतलब रिएक्शन कैसी भी हो सकती है पर फॉरबिडन नहीं है। पर अगर पूछे कि कौन सा इंटरेक्शन है तो फिर उसके लिए 9, 10, 11 पे जाएंगे। यस सर, ये कंफ्यूजन हो रहा है। अब आपने पूछा असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे है विच न्यूक्लियाई इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल इन द पेयर गिवन लिथियम 7, 3 एंड लिथियम 8, 3 और दूसरा पेयर है आपका 13 एंड 15, ठीक है? इसमें कैसे करेंगे? इसमें जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था Z = A/2 प्लस 0.015 A⁻²/2/3, क्योंकि यहाँ पे AC और सिमेट्री की वैल्यू नहीं दे रखी, तो Z फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार हम जो है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है? ये तो क्वेश्चन आपका है ना? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको एक तो A की वैल्यू 7 दे रखी है, A की वैल्यू 8 दे रखी है। तो आप ये देखोगे कि A = 7, तो आप देखोगे A = 7 के लिए Z की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आपने यहाँ पर रखा 7/2 प्लस 0.015 7^2/3। जब इससे निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 3.4। और जब आप A = 8 के लिए निकालोगे 8/2 प्लस 0.015 8^2/3 तब करोगे तो Z की वैल्यू आ रही है 3.88। कहने का मतलब ये है कि 3.88 और 3.4 ही हो गया। तो 3.88 तो ऑलमोस्ट 4 हो गया, ऐसे कह सकते हो, ये ऑलमोस्ट 3 हो गया। या आप ये कह सकते हो कि 3.4 इज नियरर टू 3। तो हमें ये देखना है कि A = 7 के लिए ज्यादा स्टेबल है या A = 8 के लिए ज्यादा स्टेबल है। तो 3 वाला जो है वो आपका 7 के लिए ज्यादा पास है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिथियम 7 इज मोर स्टेबल देन लिथियम 8, क्योंकि 7 वाले के लिए 3 आंसर आना चाहिए, 8 वाले के लिए 4 के आसपास आना चाहिए। तो लिथियम 7 इज मोर स्टेबल देन लिथियम 8। सिमिलरली हम इस सेकंड वाले पेयर के लिए कर लेंगे। जब हम यहाँ पे A = 13 के लिए करेंगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे Z की वैल्यू आएगी 6.241। और जब हम यहाँ पे A = 15 के लिए करेंगे इस फॉर्मूले से, तो Z की वैल्यू आएगी 7.1728। तो हम ये देखेंगे जो 6 ये जो है नियरर टू 6 है, ये ज्यादा पास है 6 के, इसीलिए ये वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे 6 है दोनों में, इसीलिए हमें 13C6 इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे इस तरह से करता है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया? सर हाँ। असाइनमेंट नंबर जो थर्ड है सर, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है सर, उसका जो आंसर है जो पॉइंट में थोड़ी मिस्टेक आ रही है सर, पता नहीं क्यों। उसमें सर क्या बीटा पॉजिटिव क्या बीटा नेगेटिव जो आपने फॉर्मूला लिखवाया सर, उसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना सर हम? एक मिनट, शायद इसमें 14 क्वेश्चन नंबर 14। जी सर, क्या बीटा पॉजिटिव की रिएक्शन और क्या बीटा नेगेटिव सर? हाँ, तो आप रिएक्शन लिखो पहले। सर लिखी थी सर, रिएक्शंस भी लिखी थी सर, और वो MH - MN + AC(A2/3) सर जैसे रिएक्शन कन्वर्ट करने सर, उसमें वैल्यू पुट किया सर, लेकिन आंसर में मिस्टेक आ गई। यहाँ पे आपने जो बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन है वो यूज किया सर। मैंने एटॉमिक मास की हेल्प से करने की कोशिश किया सर, बात क्योंकि इसमें ये है MP और MN दिया था सर, उसकी हेल्प से। MP MN दिया, एटॉमिक मास नहीं दिया ना। जी सर। तो अगर एटॉमिक मास नहीं दिया तो आप जो है बाइंडिंग एनर्जी से करोगे। ओके सर। तो यानी कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना अपने फॉर्मूले को, जो न्यूक्लियर मास का या एटॉमिक मास का फॉर्मूला जो आपको याद है, उसको बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, ठीक है? और तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है असाइनमेंट 3 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 सर। 14। तो यहाँ पे जो आपका बीटा माइनस है, ये रिएक्शन ये है, कॉपर 6429 जिंक 6430 प्लस इलेक्ट्रॉन, मान लो ये है। तो यहाँ पे जब आप क्यू बीटा लिखोगे तो इसकी रिएक्शन एटॉमिक मास में तो आपको पता है, मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ जिंक इनटू C²। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास गिवन है नहीं, एटॉमिक मास आर नॉट गिवन। तो इसको बाइंडिंग एनर्जी में चेंज करो। तो जो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज जो मैंने आपको कराया था, तो फॉर्मूला आएगा आपका Mn - MP - Me इनटू C² प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉपर।
यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो अब इसमें आप जो आपका मास फॉर्मूला है उससे बाइंडिंग एनर्जी निकाल के और यहाँ पे MnMp की वैल्यू रख के तब आंसर आएगा। ओके सर। ऐसे ही क्यू बीटा प्लस करोगे तो क्यू बीटा प्लस का आएगा। रिएक्शन तो ये है कॉपर से जिंक निकल प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है 64 यहाँ पे फॉर्मूला आएगा Mp माइनस Mn माइनस, मैंने गलत लिखा है ये, हाँ सही है फॉर्मूला चेंज है, ऊपर देखो Mn माइनस Mp, यहाँ पे Mp माइनस Mn माइनस Mb इंटू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ निकल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉपर, इसे करके हो जाएगा। सर फिर एक डाउट है सर हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 7 था सर, उसमें तो सर हमने mh² माइनस mnc² और ac आंसर निकाल लिया था। यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी को यूज कर रहे हैं सर। यहाँ पर भी तो सर हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे दी हुई थी, लेकिन रेडियस निकालने की यहाँ पर भी तो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेल्फ से निकाल सकते हैं सर। अच्छा यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ जो है, एक मिनट क्वेश्चन ये यहाँ पे ये मिरर न्यूक्लियाई नहीं है ना, वहाँ पे हमने मिरर न्यूक्लियाई का मास डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज किया है, वहाँ पे एटॉमिक मास नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में एटॉमिक मास यूज नहीं किया है, मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई यूज करके निकाला है। ओके सर। यहाँ पे वो कर नहीं सकते बिकॉज कॉपर एंड जिंक आर नॉट मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसे कॉपर निकल का नॉट मिरर न्यूक्लियाई, इसलिए यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी करना पड़ेगा जो दे रखा है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए ऐड करें।